हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चल रही है और आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। डेली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का क्या बेनिफिट है? आपको क्लास में ही सारा वर्क क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। और हम, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आज भी उसी की क्लास को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको साथ के साथ कॉपी लेकर नोट करना है और उनको साथ में याद करने की कोशिश करनी है। तो अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें? फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस करना जी, जो गोवा बिकम द फुल स्टेट इन, यानी किस स्टेट की बात चल रही है? गोवा स्टेट की बात चल रही है। गोवा को फुल स्टेट यानी गोवा को स्टेट का दर्जा कब दिया गया? गोवा स्टेट कब बनी थी? गोवा स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो गोवा स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1987 में। गोवा स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1987 में। अब आपको गोवा स्टेट के साथ और क्या बातें याद रखनी है? जब 1987 में स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, गोवा स्टेट से बनने से पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था। गोवा स्टेट बनने से पहले बच्चों क्या था? यूनियन टेरिटरी था। गोवा स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी कब था? गोवा सबसे पहले 1961 में। गोवा की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1961 में। लेकिन जब 1961 में गोवा की फॉर्मेशन हुई थी, वो एक स्टेट नहीं था। तो गोवा क्या था? गोवा एक यूनियन टेरिटरी था। 1961 में गोवा क्या था? यूनियन टेरिटरी था। तो हमें बच्चों याद रखना है, गोवा क्या था? यूनियन टेरिटरी था। तो फिर 1987 क्या दिया? 1987 में क्या किया? गोवा को यूनियन टेरिटरी से हटाकर क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। गोवा को क्या बना दिया गया बच्चों? स्टेट बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? गोवा बिकम द फुल स्टेट इन 1987। गोवा बिकम द फुल स्टेट इन 1987। बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में क्या बात डिस्कस की कि गोवा स्टेट बनने से पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था। 1961 में गोवा को क्या बना दिया गया था बच्चों? यूनियन टेरिटरी। फिर 1987 में गोवा को क्या बना दिया गया बच्चों? स्टेट बना दिया गया। जब गोवा को स्टेट बना दिया गया तो इसके साथ साथ अदर टू स्टेट की भी फॉर्मेशन हुई थी। 1987 में एक साथ 3 स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी। कौन कौन से बच्चों? एक तो गोवा स्टेट की फॉर्मेशन फर्स्ट, सेकंड मिजोरम, एंड थर्ड अरुणाचल प्रदेश। थर्ड बच्चों अरुणाचल प्रदेश। तो इस कितनी स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई थी? 3 स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई थी। फर्स्ट गोवा, सेकंड मिजोरम, थर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया कि गोवा बिकम द फुल स्टेट इन, गोवा को स्टेट का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया बच्चों? 1987 में। गोवा जब 1987 में स्टेट बना था, उससे पहले गोवा बच्चों क्या था? यूनियन टेरिटरी था। कब था बच्चों यूनियन टेरिटरी? 1961 में। 1987 में बच्चों गोवा क्या बन गया था? स्टेट बन गया था। और जिस टाइम पर गोवा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, उसी टाइम पर अन्य 2 स्टेट की भी फॉर्मेशन हुई थी बच्चों। कौन सी? एक तो मिजोरम और दूसरी अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्किम गॉट द स्टेट ऑफ 22nd स्टेट इन द। अब देखो बच्चों, जैसे हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, हमने क्या डिस्कस किया था? गोवा स्टेट की फॉर्मेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हम किस चीज़ की डिस्कस करेंगे? सिक्किम स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की फॉर्मेशन को क्या करना बच्चों? याद करना है। जैसे गोवा के साथ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, 3 स्टेट की फॉर्मेशन हमें याद हो गई। ऐसे ही सिक्किम स्टेट की भी फॉर्मेशन कब हुई थी? जैसे हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें धीरे धीरे क्या होते रहे बच्चों? अमेंडमेंट होते रहे। क्या होते रहे बच्चों? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्यों हुए? क्योंकि उसमें क्या हुआ बच्चों? इंप्रूवमेंट हुआ। कोई भी नई बात अगर इंडिया में ऐड हुई तो उसको किस में ऐड कर देते थे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देते थे। इसी तरीके से कोई भी न्यू स्टेट की फॉर्मेशन होती थी तो उसको भी कहाँ पर लिखते हैं बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए जब सिक्किम स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, तो सिक्किम स्टेट की फॉर्मेशन किस ईयर में हुई थी? 1975 में। बच्चों, सिक्किम स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1975 में। और हमें साथ में ये भी याद रखना है
कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, यानी इससे पहले 35 अमेंडमेंट हो चुकी थी बच्चों। ये कौन से नंबर की थी? 36। कब हुई थी बच्चों? 1975 में। किसके लिए हुई थी? सिक्किम को क्या करने के लिए? स्टेट बनाने के लिए। और कौन सी नंबर की स्टेट बनी थी बच्चों? 22nd। कौन सी नंबर की स्टेट बच्चों? 22nd। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया? सिक्किम को किस चीज की फॉर्मेशन की? सिक्किम एक स्टेट की फॉर्मेशन की। कौन से नंबर की स्टेट बनी? 22nd। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से बनी? 36th। और कब हुई थी? 1975। इसमें से ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 किस स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी? सिक्किम स्टेट की। और गोवा स्टेट की कब हुई थी बच्चों? 1987। कब हुई थी बच्चों? 1987। और सिक्किम स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई? 1975। चलो इस क्वेश्चन में हमने कुल कितनी बातें डिस्कस की? 4 बातें। 4 बातें कौन सी? फर्स्ट, सिक्किम स्टेट की बातें चल रही है। सेकंड, कौन से नंबर की स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी? 22nd। थर्ड बात क्या डिस्कस की? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? 36th। कब था बच्चों? 1975। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। देखो बच्चों समझो, सब्जेक्ट का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर्स। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने पावर्स का क्या कर रखा बच्चों? डिवीजन कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो इसमें बात चली हुई है बच्चों कंकरेंट लिस्ट की। अब ये लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? तो देखो बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 टाइप की लिस्ट होती है। फर्स्ट कौन सी? यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट। और सेकंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। और थर्ड लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट अलग अलग क्यों बनाई बच्चों? ये इसलिए बनाई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे केवल लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे कानून बनाने या लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने का अधिकार है। दोनों अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएगी। अगर दोनों के लॉ में किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट मिला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मान लिया जाएगा। तो हमने क्या बातें की? 3 बातें, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? यूनियन लिस्ट में वे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें केवल लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में वे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें लॉ बनाने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कंकरेंट लिस्ट में वे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब कंकरेंट लिस्ट को मैं ये कह सकता हूँ, स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों मिलकर इस पर क्या बनाती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें यूनियन लिस्ट, अब बात चल रही हो डिफेंस की, आर्मी की। अब इसके बेस पे केवल आर्मी डिफेंस के बेस पर केवल यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस के किसी भी लॉ में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो डिफेंस किस चीज का विषय है बच्चों? यूनियन लिस्ट का। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है बच्चों? हम एग्रीकल्चर को कह सकते हैं बच्चों, और लिक्कर को कह सकते हैं बच्चों। लिक्कर क्या होती है बच्चों? शराब को हम क्या कह सकते हैं? लिक्कर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनानी हो तो केवल किसका अधिकार होता है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट ले ले जिसपे स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या बना सकती है? रूल्स एंड रेगुलेशन यानी लॉ यानी कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें एजुकेशन पर
सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने का क्या होता है बच्चों, अधिकार होता है। तो हमसे ये पूछा जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट प्लस सेंट्रल। अब देखो बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अपना कानून अपनी तरफ से बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना बनाएगी, ये दोनों लिस्ट में ये आपस में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या बच्चों कि स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना रही है। ऐसा हो सकता है किसी भी बेस पर एजुकेशन के विषय पे कोई लॉ बनाना है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग चाहती हो और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग चाहती हो। इन दोनों के कानून में यानी लॉ में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट मतलब विवाद हो सकता है। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाता है। तो हमें ये बात याद रखनी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कानून में किसी लॉ में किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे डिफेंस, और इसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट है। और हमसे ये पूछा जो सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जितने भी सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर आते हैं ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने मैक्सिमम पोर्शन क्या किया है, अदर कंट्री से रिसीव किया। तो जितने भी अदर कंट्री से रिसीव किया है उन क्वेश्चंस को हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें से रिसीव करने वालों में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो हमने किस कंट्री से रिसीव किया है, तो वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री से हमने क्या किया है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को क्या किया है, रिसीव किया है। तो समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन थर्ड। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट कर सकता है या फिर ऑफलाइन क्लासेस जब भी लगेगी तब पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिल्ली गोट फुल स्टेटस ऑफ कैपिटल। दिल्ली को फुल स्टेटस ऑफ कैपिटल कब मिला था, जैसे हमने पढ़ा सिक्किम को कब मिला था बच्चों, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। गोवा को कब मिला था, 1987 में। ऐसे ही दिल्ली को कब मिला था, दिल्ली को भी याद रखना 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। दिल्ली को कब मिला था बच्चों, 1991 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 69th। और इसमें ये बात भी याद रखनी, एक तो दिल्ली को फुल स्टेटस ऑफ कैपिटल मिला था और साथ में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 हुआ था। तब क्या हुआ था, दिल्ली को एनसीटी एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। दिल्ली को एनसीटी एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था बच्चों। कब डिक्लेयर किया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली को कौन सा एरिया घोषित कर दिया गया था बच्चों, एनसीटी। एनसीटी मींस नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और दिल्ली से ये पूछे फुल स्टेटस ऑफ कैपिटल कब मिला था, तो वो भी मिला था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 को। एनसीटी एरिया भी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। तो ये फोर्थ क्वेश्चन। देखो बच्चों किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो क्या पूछा है, फेडरल सिस्टम। देखो आज जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं या तो वो किससे रिलेटेड आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो आज किससे रिलेटेड आ रहे हैं, या तो वो स्टेट से रिलेटेड आ रहे हैं, स्टेट्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, या फिर किससे रिलेटेड है, किसी भी फॉरेन कंट्री से हमने कुछ ना कुछ क्या किया है, रिसीव किया है। तो किस कंट्री से हमने रिसीव किया है। तो इसमें क्या पूछा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम। तो बच्चों ये देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। फेडरल सिस्टम का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर्स। अब डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग से पावर दी गई है बच्चों और स्टेट गवर्नमेंट के को
अपनी अलग से पावर दी गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स का डिवीजन करना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फेडरल सिस्टम। और इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं भी फेडरल वर्ड लिखा मिल जाए तो इसका मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर्स। अगर कहीं भी फेडरल वर्ड लिखा है तो इसका मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स से मतलब क्या है कि किसी एक के पास सारी पावर्स नहीं दी, किसी एक के पास सारी पावर नहीं दी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग से पावर दे दी और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग से पावर है, यानी ये सारी पावर एक को नहीं दी। दोनों पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, दोनों पावर की क्या किया बच्चों, डिवीजन की है। तो डिवीजन ऑफ पावर को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। अब ये डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट है कि फेडरल सिस्टम मींस डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर्स किस कंट्री से लिया बच्चों, कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो हमें ये डायरेक्ट याद रखना किस कंट्री से हमने कौन कौन सी बातें रिसीव किया है। तो डिवीजन ऑफ पावर्स किससे किया बच्चों, कनाडा से। तो ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, किसी कुछ डाउट हो कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम, फेडरल सिस्टम कहाँ से रिसीव किया है, तो कनाडा से रिसीव किया। फेडरल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स। अब एक बार देखो बच्चों हमने क्या किया, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बच्चों क्या डिस्कस किया था कि जो गोवा है उसको क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। गोवा स्टेट बनने से पहले 1961 में क्या थी बच्चों, यूनियन टेरिटरी थी। 1987 में गोवा को क्या बनाया बच्चों, स्टेट बनाया। साथ में गोवा के साथ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट बनाया। और गोवा को कब स्टेट बनाया, 1987 में। ये फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन में सिक्किम को स्टेट बनाया था। कौन सी नंबर की स्टेट बनाया था, 22nd। कब बनाया था, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और किस ईयर में बनाया था, 1975 में। ये हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था, 3 टाइप की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये कैसी लिस्ट होती है, ये ऐसी लिस्ट होती है इसमें वे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें लॉज बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें वे सब्जेक्ट जिसमें लॉज बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसमें बोथ लॉज बना सकता है। और इसमें ये पूछा था इस क्वेश्चन में जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। और फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था, दिल्ली को फुल स्टेटस ऑफ कैपिटल कब मिला था, तो कब मिला था बच्चों, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। और साथ में दिल्ली को क्या घोषित कर दिया था बच्चों, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी एरिया डिक्लेयर कर दिया था। ये हमने फोर्थ में डिस्कस किया था। और फिफ्थ क्वेश्चन में कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम बात की थी डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और कहाँ से लिया हमने फेडरल सिस्टम, कनाडा से। बच्चों कहाँ से लिया है, कनाडा से। सिक्स्थ क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स, कल हमने ये इसके बारे में डिस्कस किया था शायद। फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स किस में है बच्चों, पार्ट 3 में है। कल हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया था और इसके बारे में भी डिस्कस किया था। याद करो बच्चों, हैज बीन कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते थे बच्चों, पार्ट 3 को। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं बच्चों, पार्ट 3 को। अब ये पार्ट 3 को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं, तो हमें याद रखना बच्चों, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल पूछे तो 12 to 35 आर्टिकल्स इसके अंडर आते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये भी हमने अदर कंट्री से क्या किया बच्चों, रिसीव की है। किस कंट्री से रिसीव की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किससे रिसीव किया बच्चों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये डायरेक्ट अपने वन लाइनर याद करने हैं, जैसे फेडरल सिस्टम कनाडा और ये फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डायरेक्ट वन लाइनर याद होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
फंडामेंटल ड्यूटी, अब ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या बच्चों, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस में है बच्चों, पार्ट 4A में है। याद रखना बच्चों, पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 4A में है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि पार्ट 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स थे, पार्ट 4A में क्या, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये पार्ट्स लिख देता हूँ बच्चों, आपको साथ के साथ लिखने हैं और याद करने हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या था बच्चों, पार्ट फर्स्ट में था इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। और सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप, सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप। थर्ड पार्ट में अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया बच्चों, बोलो, फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 में क्या बच्चों, अब पार्ट 4 भी याद करना है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4A में क्या बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4 में क्या बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमें ये याद रखना है बच्चों, पार्ट फर्स्ट इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बच्चों, DPSP, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फोर्थ A पार्ट में क्या बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटी। और हमें इसमें क्या याद रखना, ये तीनों पार्ट्स हमने याद रखने हैं, कौन सा पार्ट किस कंट्री से रिसीव किया है। जो फंडामेंटल राइट है लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया बच्चों, किससे रिसीव किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किससे रिसीव किया बच्चों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और डायरेक्टरी प्रिंसिपल ये किससे रिसीव किया बच्चों, ये किया है आयरलैंड से। किससे रिसीव किया बच्चों, आयरलैंड से। और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी ये किससे रिसीव किया बच्चों, रसिया से। तो हमें ये सारी बातें याद रखनी है, सारे पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए और किस कंट्री से क्या रिसीव किया है। अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो ये किससे रिसीव किया बच्चों, ब्रिटेन से। सिटीजनशिप किससे रिसीव किया बच्चों, ब्रिटेन से। तो ये चार बातें हमने याद रखनी है कि सिटीजनशिप ब्रिटेन से रिसीव किया है, और फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिसीव किया है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से रिसीव किया है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी किससे रिसीव किया है, रसिया से रिसीव किया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटी। अगर ये पूछे फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है, तो किस पार्ट के अंदर है बच्चों, पार्ट 4A के अंदर है, पार्ट 4A के अंदर है। और किस देश से रिसीव किया, रसिया से। किस देश से रिसीव किया बच्चों, रसिया से। अब ये सारी बातें ध्यान से नोट करनी है और साथ साथ रिवीजन भी करते रहना और याद भी करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, किस पार्ट के अंदर था बच्चों, सोचो। अभी अभी डिस्कस किया था, किस पार्ट के अंदर था डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके अंदर था, पार्ट 4 के अंदर था। किसके अंदर था बच्चों, पार्ट 4 के अंदर था। और किस कंट्री के अंदर से लिए थे बच्चों, आयरलैंड से लिए थे। किससे लिए थे बच्चों, आयरलैंड से लिए थे। अगर हम बात करें पार्ट 4 में डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो इसके अंदर क्या दिया हमें, इसके अंदर दिए हुए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स तक। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स तक। कौन से, पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 आयरलैंड कंट्री से लिया है। आर्टिकल्स किसके अंदर है, 36 से 51 के अंदर। तो डायरेक्ट वन लाइनर याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया बच्चों, आयरलैंड से, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो देखो बच्चों, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया। कैसे किसी भी नए कानून को, लॉ को फॉर्म किया जाता है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर किसी भी कानून की या लॉ की फॉर्मेशन करना। वो किस इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या होता है बच्चों? इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित, यानी किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने क्या किया? लॉ मेकिंग प्रोसेस को लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिटीजनशिप ब्रिटेन। सिटीजनशिप भी देखो बच्चों कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और लॉ मेकिंग प्रोसेस भी बच्चों कहाँ से है? ब्रिटेन से है। तो ब्रिटेन से दो बातें याद रखनी है बच्चों, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, और साथ के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग प्रोसेस और सिटीजनशिप। ये तीनों चीजें बच्चों हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो जिस कंट्री से जो जो बातें ली है, हमें साथ के साथ उनको क्या करना है बच्चों? लर्न करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन बातें ध्यान रखनी है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर सिटीजनशिप। कहाँ से लिया बच्चों? ब्रिटेन से लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एन इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझो। इमरजेंसी प्रोविजन का मीनिंग क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनो। इमरजेंसी प्रोविजन का कंडीशन है, अगर बाय चांस हमारे देश के लोग ही हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर दे? रिवोल्ट कर दे। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह कर दे। अगर हमारे देश के अंदर ही पब्लिक रिवोल्ट शुरू हो जाए और हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाए, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, या फिर किसी अन्य कंट्री के साथ वॉर की सिचुएशन हो जाए, या किसी अन्य कंट्री के साथ वॉर की सिचुएशन हो जाए, तो इसको बोलते हैं बच्चों इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या बच्चों? किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर क्या हो जाए? पब्लिक रिवोल्ट कर दे, या फिर पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, या फिर वॉर लाइक कंडीशन हो जाए, तो उस केस को बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है? जब भी ऐसी कुछ कंडीशन होती है, जो हमारा जितना भी गवर्नमेंट का शासन है वो किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। तो किसके पास चला जाता है बच्चों? प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। तो ये प्रोसेस हमने किस कंट्री से लिया बच्चों? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया बच्चों। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया बच्चों? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया बच्चों? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन बच्चों कहाँ से लिया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल यही डिस्कस किया, इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है? जिसमें पब्लिक रिवोल्ट कर दे, या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर दे, या फिर वॉर लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाए, तो उस केस में जो जितना भी गवर्नमेंट के रूल करने की प्रक्रिया प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है, पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। और ये प्रोविजन हमने किससे लिया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जितने भी ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए, 10 क्वेश्चंस, आपको क्या करना है? रफ नोटबुक में नोट करना है, और शाम को आपकी कॉपी भी चेक करनी है। और ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी टाइप का डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।